हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो अब लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉक 1। जी हां, इसी की तैयारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 8 जून से अनलॉक 1 का सरकार ने ऐलान कर दिया है। यानी अब लॉकडाउन खत्म हो रहा है। 8 जून से मॉल, इसके अलावा जो धार्मिक प्रतिष्ठान है वो भी खुलेंगे। 8 जून से अनलॉक 1 का सरकार ने ऐलान कर दिया है। इसमें क्या क्या खास बातें होंगी वो आपको बता देते हैं। ये देखिए, सिलसिलेवार तरीके से जो धार्मिक स्थल है उसे खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दी जाएगी अनलॉक 1 में। एक और अहम फैसला यह लिया गया है कि अब शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। हालांकि आपको बता दें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। स्कूल कॉलेज को भी ग्रीन सिग्नल। ये फेज 2 में होगा। अनलॉक 1 को भी अलग अलग फेज में बांटा गया। ये हम आपको फेज 2 के बारे में बता रहे हैं। फेज 2 में कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे। ये 2 बड़ा निर्णय। इसके अलावा ट्रेनिंग सेंटर को भी खोलने की इजाजत दी जाएगी। और अगर हम फेज 3 की बात करें तो फिलहाल तय नहीं है कि इसमें क्या क्या होगा। कई तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। ये अनलॉक 1 में 3 अलग फेज। हालांकि फेज 3 की तारीख तय नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ान है उसे इजाजत मिल सकती है। इसके अलावा मेट्रो और थिएटर को भी अनुमति दी जा सकती है। जिम और स्विमिंग पूल की बात की जाए तो यहां भी खोलने की अनुमति दी जा सकती है। तारीख लेकिन इसकी तय नहीं है। एक बार फिर से आपके सामने स्पष्ट कर दें, यह फेज 3 की बात हो रही है और इस बारे में कुछ भी अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है। नए आदेश में बहुत सारी छूट तो है, लेकिन कोरोना की समस्या के मद्देनजर बहुत सारे मामलों में एहतियात के भी इंतजाम किए गए हैं। कोरोना के कहर के बीच अब तक बंद पड़ा देश खुलेगा। अब तक बंद पड़े काम वापस शुरू होंगे। अब देश में लॉकडाउन 4 या लॉकडाउन 5 नहीं, बल्कि अब देश में लागू हुआ है अनलॉक 1। मतलब साफ है कि देश की सरकार देश को वापस उसी पटरी पर दौड़ाने के लिए तैयार है जिस पर अब तक चल रही थी जिंदगी। लॉकडाउन का नाम सुनते ही लोगों में कोरोना का वही दर्द उभर आता है, जिससे देश की जनता पिछले 71 दिनों से 2-4 होती रही है। अब सरकार ने देश को खोलने की कवायद की है, तो इस शब्द का इस्तेमाल करके, जिसका नाम है अनलॉक 1। अनलॉक 1 केवल एक शब्द ही नहीं है। अगर सरकार द्वारा गाइडलाइन को ध्यानपूर्वक देखा जाए तो इसके पीछे काफी सोच विचार भी है। सरकार ने अनलॉक 1 को 3 चरणों में बांटा है। पहला चरण 8 जून से शुरू, दूसरा चरण पहले चरण की सफलता के मुताबिक, तीसरा चरण दूसरे चरण की सफलता के आधार पर। माना जा रहा है कि पहला चरण पूरे जून महीने लागू रहेगा और दूसरे और तीसरे चरण को जुलाई में लागू किया जाएगा। अनलॉक 1 का फेज 1 लागू होने की तारीख 8 जून। इसमें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर कई तरह की पाबंदियां हटाई जाएंगी और कई तरह की छूट दी जाएगी। धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे सेवा क्षेत्र खुलेंगे। शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। अनलॉक 1 फेज 2 लागू होने की तारीख अभी तय नहीं। स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, प्रशिक्षण और कोचिंग से जुड़े संस्थान खुलेंगे। अनलॉक 1 फेज 3 लागू होने की तारीख अभी तय नहीं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हो सकती हैं। मेट्रो रेल की सेवाएं खोली जा सकती हैं। सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार्स, ऑडिटोरियम खुलेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां होंगी। अनलॉक 1 शुरू से ही क्या बदलेगा? रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पहले शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू था। देश में मौजूद राज्यों की सीमाबंदी अब खत्म। लोगों और सामानों की आवाजाही फिर से शुरू। किसी तरह के परमिट की जरूरत अब नहीं होगी। सबको आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना होगा। शुरू से ही क्या जरूरी होगा? सभी को फेस कवरिंग के साथ बाहर निकलना जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हर जगह जरूरी होगा। किसी भी जगह ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक जारी। पब्लिक प्लेस पर बैठने पर पाबंदी, तोड़ने पर दंड लगेगा। सार्वजनिक तौर पर शराब, पान, गुटखा वगैरह खाना मना। ज्यादा से ज्यादा काम घर से करने को प्रोत्साहन। काम करने के वक्त में भी दूरी बनाना बेहतर। लोगों के तापमान की जांच और सफाई का ख्याल। काम की जगह को सैनिटाइज करते रहना जरूरी। काम करने की जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल।
क्या होगा क्या नहीं होगा, तमाम तरह के सवाल आपके जहन में होंगे, तो आपकी इस दुविधा को दूर करेंगे एबीपी न्यूज के तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी होंगे, चंडीगढ़ आपको लिए चलेंगे जगविंदर पटियाल के पास, कोलकाता से सौमित्र सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई आपको लिए चलेंगे जितेंद्र दीक्षित के पास, और दिल्ली से अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा और जरा ये बताइए कि हम लॉकडाउन से अनलॉक 1 में जा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज क्या बदलने जा रही है? जी, फिलहाल अगर सबसे बड़ी चीज मैं दिल्ली के लिहाज से बात करूं तो जो दिल्ली के लोग उम्मीद कर रहे थे कि मेट्रो चल जाएगी, जी नहीं, फिलहाल मेट्रो नहीं चलने जा रही है। उसके अलावा अगर कुछ बदल रहा है तो दिल्ली के लोग जो पिछले 60-70 दिनों से घरों में थे वो उम्मीद कर रहे थे कि मॉल्स खुल जाएंगे। जी हां, मॉल्स खुल जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उम्मीद कर रहे थे कि मंदिरों में दर्शन करना आसान हो जाएगा। जी हां, वो भी हो जाएगा, लेकिन वो सब होगा 8 तारीख से और उसके लिए बाकायदा एसओपी जारी होगा। इस सब के बीच में जो दिल्ली के लोग नोएडा या गुड़गांव जाते थे उनके सामने अभी भी एक दुविधा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ सरकार ने कह दिया है कि जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद ये ऐसे जो शहर हैं, यानी कि हरियाणा राज्य की बात की जाए या फिर नोएडा और गाजियाबाद की बात की जाए, इन्होंने सीमाएं सील कर रखी हैं और वो फैसला लेने का अधिकार अभी भी स्थानीय प्रशासन के पास होगा, स्थानीय सरकारों के पास होगा। तो ये निश्चित तौर पर अभी भी एक जो है सवाल बना हुआ है दिल्ली के उन लोगों के बीच में या फिर नोएडा और गाजियाबाद के लोगों के बीच में कि क्या वो आ जा पाएंगे या नहीं। मैं आता हूं आपके पास, जगविंदर पटियाल का जरा हम पहले रुख कर लेते हैं। जगविंदर, पंजाब के संदर्भ में कैसे देखा जाए जो लॉकडाउन 1 है, क्योंकि वहां तो 30 तारीख तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, हम लॉकडाउन में अनलॉक होंगे, कैसे होंगे इसके बारे में गाइडलाइंस मंडे तक तैयार कर ली जाएंगी और पंजाब सरकार का ये कहना है कि केंद्र की गाइडलाइंस को स्टडी करने के बाद किस तरह से 8 जून से लेकर 30 जून के बीच में क्या क्या चीजें खुलेंगी, किन नियम कायदों के साथ खुलेंगी, ये तब तय होगा जब केंद्र की गाइडलाइंस और राज्य की गाइडलाइंस मिलकर मंडे तक एक गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी जो पंजाब के लोगों को माननी होगी। यही स्थिति कमोबेश हिमाचल में भी है। वहां पर बहुत सारे जिलों में डीसीज ने 30 जून तक कर्फ्यू लगा रखा है। अब वहां किस तरह से चीजें खोलनी है, वो अपनी गाइडलाइंस किस तरह से तैयार करते हैं, इस पर भी निर्भर करेगा। चंडीगढ़ ने यह जरूर कहा है कि मंडे को यह तय कर लिया जाएगा कि केंद्र की दिशा निर्देश को मानते हुए कैसे आगे बढ़ना है। और चंडीगढ़ शुरू से ही जो केंद्र का दिशा निर्देश होता है, केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण चंडीगढ़ में वो इंप्लीमेंट होता है। दिल्ली के लिए सबसे महत्वपूर्ण हरियाणा है, क्योंकि जिस तरह से एनसीआर रीजन की सीमाएं लॉक की गई हैं उस पर हरियाणा ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि 8 जून से उनको खोला जाएगा, नहीं खोला जाएगा, खोला जाएगा तो किन शर्तों के साथ खोला जाएगा और नहीं खोला जाएगा तो क्यों नहीं खोला जाएगा। लेकिन अनिल विज जो कि होम मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो साफ कर चुके हैं कि वो अभी लॉकडाउन कड़ाई से पालन कराना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए फरीदाबाद, गुड़गांव और सोनीपत की सीमाएं महत्वपूर्ण है, जिस बारे में हरियाणा शायद सोमवार तक अपनी प्रतिक्रिया दे देगा कि क्या होने वाला है वहां पर। ठीक है जगविंदर। ओम प्रकाश तिवारी का आप जरा रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, एक बड़ा सवाल यह है, दरअसल लोगों को इंतजार था कि क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में वो जा सकेंगे बिना पास के, तो केंद्र सरकार ने तो अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल देने का काम किया है, लेकिन राज्य सरकारों पर जो छोड़ दिया गया तो दुविधा तो अभी भी बरकरार है। बिल्कुल अखिलेश, ये दुविधा बरकरार है और राज्य सरकारों की जो गतिविधियां हैं, या आप ये कह दें कि एनसीआर की जो पोजीशन है उसको देख के ये दुविधा बरकरार ही रहने वाली है। नोएडा में भी केस बढ़ गए हैं, गुड़गांव में भी केस बढ़ गए हैं। ऐसे में हरियाणा नहीं चाहेगा कि कोई आदमी उसके आए, जैसे कि उसकी पहले भी रणनीति रही है। उसी तरह से नोएडा में भी चूंकि लगातार केस बढ़े हैं, वहां पर ज्यादा 400 से कुछ ज्यादा केस आज हो गए अब तक के, तो वहां के डीएम भी नहीं चाहेंगे। तो वहां गाजियाबाद का जो ऑरेंज जोन था उसका स्टेटस खत्म हो गया था, चूंकि वहां भी केस बढ़ रहे थे, वहां भी सीमा लॉक कर दी गई थी। तो कुल मिलाकर अब ये जिला प्रशासन को निर्णय करना है, राज्य सरकारों को निर्णय करना है कि वो अपने स्टेट में आने जाने की अनुमति देंगे या नहीं देंगे। लेकिन एक दूसरी बात भी अखिलेश, ये तो दिल्ली एनसीआर की बात है, लेकिन कई राज्य ऐसे होंगे जहां पर अंतर्राज्यीय सीमाएं खुल जाएंगी और लोगों को आने जाने का मौका मिलेगा। दिल्ली एनसीआर की बात जहां तक है, चूंकि यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर केसेस की संख्या में कमी हुई तो संभवतः ये लॉकडाउन भी खुल जाए। लेकिन देश के अन्य राज्यों में जहां पर अंतर्राज्यीय सुविधा दे दी गई है, वहां के लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अखिलेश, चलिए ओम प्रकाश, दोबारा मैं आपके पास लौटूं, उससे पहले जरा मुंबई भी अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई आज कोरोना कैपिटल बन चुकी है। ये बताइए, जो लॉकडाउन 1 है उसे हम कैसे जोड़कर देख सकते हैं महाराष्ट्र को, वहां क्या रियायतें मिल सकती हैं लोगों को?
देखिए, महाराष्ट्र को दो जोन में बांटा गया है, एक रेड जोन और दूसरा है नॉन रेड जोन। तो जो रेड जोन है उसमें मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, ठाणे जैसे शहर आते हैं, जो कि जहां बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित लोगों के मामले आ रहे हैं, यहां पर बड़े पैमाने पर मौतें भी हो रही हैं। तो इन इलाकों में किसी तरह की रियायत नहीं दी जाने वाली है, जो हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन जो बाकी के इलाके हैं जो कि नॉन रेड जोन में आते हैं, वहां पर पहले से ही रियायतें दी जा रही हैं। और अब जब केंद्र सरकार की ये गाइडलाइंस आ गई हैं, तो इसके बाद में अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार एक बैठक करेगी तमाम अधिकारियों के साथ में, संबंधित मंत्रालय के मंत्रियों के साथ में, और कल तक ये गाइडलाइन जारी करेगी। अब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त महाराष्ट्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती मानसून को लेकर है। 10 जून तक, यानी कि अब से 9-10 दिनों में ही मानसून मुंबई में दस्तक दे देगा, और उस दौरान जो है सरकार को ऐसा लग रहा है कि कोरोना के मरीजों के मामले बहुत बड़ी तादाद में बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही डेंगू और मलेरिया के मरीजों की तादाद भी बढ़ जाएगी। तो जो पहले से हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव है वो और ज्यादा दबाव में आ जाएगा। तो उस लिहाज से महाराष्ट्र सरकार तैयारियां कर रही है, और उसको देखते हुए फिलहाल लगता नहीं है कि रेड जोन वाले शहरों में किसी तरह की दी जाएगी। जी चलिए, पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। कोलकाता से सोमित सेनगुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमित, अगर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में देखा जाए, वहां से खबर आ रही है कि 15 तारीख तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और उसके बाद ममता सरकार फैसला करेंगी, जबकि लॉकडाउन ये जो अनलॉक 1 है वो 30 तारीख तक के लिए है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन जारी हुआ अनलॉक 1 की, उसके बाद ही पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया है कि सोमवार से ही जो टी गार्डन्स है उत्तरी बंगाल में, जो टी गार्डन्स है और जूट मिल है जो दक्षिण बंगाल में है, इन सब को खोल दिया जाएगा। यहाँ पे 100% जो कर्मचारी है वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज इंडस्ट्री जो है, यहाँ पे भी 100% कर्मचारी लेकर ये काम कर सकते हैं 1 तारीख से, ऐसा ही नोटिफिकेशन में बताया गया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इंट्रास्टेट जो बस है वो बस भी सोमवार से चालू हो जाएगा, लेकिन बताया गया है कि बस में जितनी सीट है उतना ही पैसेंजर बसों में चढ़ेगी। खड़ा होकर किसी को नहीं जाने का अनुमति दिया जाएगा। लेकिन बस का भाड़ा क्या होगा, इस पर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं बताया। प्राइवेट सेक्टर का जो बस ऑपरेटर है वो कल सुबह इस बारे में मीटिंग करेंगे कि वो बस चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। मैं आपको एक खास बात बता दूं कि इसके साथ साथ ही 8 तारीख से बताया गया है कि सरकारी दफ्तरों में 70% कर्मचारी लेकर सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू होगा, और जो टेलीविजन या फिल्म के लिए जो काम होता है वो 35 लोगों को लेकर ही काम कर सकेंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो धार्मिक स्थल है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या फिर गुरुद्वारा, इनको 1 तारीख से खोलने के लिए सरकार ने बताया है, नोटिफिकेशन भी जारी किया है, सर्कुलर जारी किया है। लेकिन सभी धार्मिक स्थलों में लोग जो यहाँ की जो कमिटीज है, जो मंदिर का जो है, बहुत सारे मंदिर में, जैसे दक्षिणेश्वर मंदिर में, तारापीठ मंदिर में, ये लोग मना कर दिए हैं कि 15 तारीख से पहले वो नहीं खुलेंगे, लेकिन कालीघाट मंदिर खुल जाएगा। गुरुद्वारे के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन्होंने भी कहा कि गुरुद्वारा खुलेगा, लेकिन 10 चलिए अब जरा एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल सोमित, जरा दिल्ली का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दरअसल एक बड़ा रोचक सा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से हम लोग 4 कदम आगे चल रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि जो अनलॉक 1 की गाइडलाइंस हैं उस लिहाज से दिल्ली में अब बहुत सारी छूट मिल जाएगी? जी फिलहाल लगता नहीं है अखिलेश, क्योंकि इस सबके बीच में एक अपडेट आया है, और वो अपडेट ये है कि कल तक जो दिल्ली में कंटेनमेंट जोन 102 थे, आज की तारीख में अब 122 हो गए हैं। ये अपने आप पे इशारा कर रहा है कि दिल्ली में किस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, और खुद मुख्यमंत्री और खुद सरकार किस तरीके से उसको लेकर के चिंतित भी है और गंभीर भी है। दूसरी तरफ हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि दिल्ली में जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, लॉकडाउन 4 की जब शुरुआत हुई थी तो दिल्ली में जो मामले थे वो 10,000 थे। आज की तारीख में कितने? 18,000 से ज्यादा, यानी कि पिछले जो 14 दिनों में मामले 8,000 से ज्यादा बढ़े हैं। और अब तक के कुल मामलों में देखें तो 50% करीबन मामले पिछले 14 दिनों में बढ़े हैं। मौतें 160। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अंकित, और एक बड़ी तस्वीर यही है कि भले ही हम लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ चले गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस की ना तो दवा अनलॉक हुई है ना वैक्सीन, इसलिए हमें एहतियात आने वाले दिनों में भी बरतने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित गुप्ता आपका। हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जगविंदर पटियाल आपका शुक्रिया। सोमित सेनगुप्ता और जितेंद्र दीक्षित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए।
तो लॉकडाउन अब अनलॉक 1 हो चुका है। देश में लॉकडाउन का दौर अब खत्म होता दिख रहा है। इसीलिए सरकार ने अनलॉक 1 जारी किया, जिसमें कई रियायतें दी गई हैं, लेकिन उन रियायतों से जुड़ी एक कड़ी है यातायात। यानी यातायात में क्या खुला क्या नहीं, यह अब आपको बताते हैं। देश में लॉकडाउन का ताला खुल रहा है। सरकार ने अनलॉक 1 का सर्कुलर जारी कर दिया है, जो 8 जून से शुरू हो रहा है, जिसमें धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, रेस्तरां को खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि देश में 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन इन सभी जगहों पर जाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी यातायात की, जिसके लिए सरकार ने लॉकडाउन 4 में भी थोड़ी रियायत दी थी, जो वैसे के वैसे ही जारी रहेगी। विदेशी उड़ानों पर 23 मार्च से रोक लगी हुई है और अनलॉक 1 लागू होने के बाद भी आप अभी न विदेश जा सकते हैं और न ही कोई विदेश से आ सकेगा। इसका फैसला फेज 3 में किया जाएगा, जिसकी तारीख का अभी सरकार ने ऐलान नहीं किया है। लॉकडाउन 4 में भारतीय रेलवे ने 200 ट्रेनें चलाने का फैसला किया था, जिसमें अभी कोई बदलाव नहीं होगा। लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अपने तरीके से छूट देने की बात कही थी, जिसे देखते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में बसों के आने जाने पर कोई सहमति नहीं बनी थी, जिस पर अनलॉक 1 में भी पाबंदी जारी ही रहेगी। अनलॉक 1 में केंद्र सरकार ने कोरोना में जारी प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा है, जिस वजह से ऑटो और कैब में लॉकडाउन 4 की तरह अनलॉक 1 में भी एक ही पैसेंजर को मंजूरी रहेगी। आसान भाषा में अगर बताएं तो लॉकडाउन 4 में कुछ ही राज्यों में बसों के यातायात पर छूट मिली थी, जो अनलॉक 1 में भी जारी रहेगी, और कंटेनमेंट जोन में बसों के यातायात पर मनाही रहेगी। लॉकडाउन 4 में शर्तों के साथ घरेलू उड़ानों को भी छूट दी गई थी और अनलॉक 1 में भी घरेलू उड़ानें तो चालू रहेंगी, लेकिन विदेशी उड़ानों पर पहले की तरह ही पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन 4 में ऑटो और कैब के लिए एक ही पैसेंजर की लिमिट थी, अनलॉक 1 में भी ये लिमिट जारी रहेगी। लॉकडाउन 4 में मेट्रो ट्रेन पर पूरी तरह पाबंदी थी और अनलॉक 1 में भी मेट्रो ट्रेनें चलने के अभी कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। यानी अनलॉक 1 तो 8 जून से शुरू हो जाएगा, लेकिन यातायात की व्यवस्था अभी भी वैसी ही रहेगी जैसी लॉकडाउन 4 में थी। तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही है कि लॉकडाउन को अब अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आइए हम आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से रणबीर हमारे साथ हैं, पटना भी आपको लिए चलेंगे प्रकाश कुमार के पास, भोपाल से ब्रजेश राजपूत हैं और जयपुर से मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रणबीर मैं आपके पास आना चाहूंगा और जरा बताइए, यातायात के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें उस एंगल से, अब अनलॉक 1 में यूपी में क्या बदल जाएगा? देखिए, यूपी में क्या बदलेगा इसको बताने से पहले बता दूं कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी बहुत सारी ऐसी बातें जो अनलॉक 1 की हैं वो रखेंगे लोगों के सामने, और साथ ही सवाल भी लेंगे पत्रकारों से। ये ऐप के जरिए वो ऑनलाइन आएंगे और लोगों का सवाल लेंगे और जवाब देंगे, और काफी कुछ कल मुख्यमंत्री की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आएगा। साथ ही अगर यूपी की बात करें तो केंद्र की जो गाइडलाइंस है उनको मानते हुए यूपी सरकार कई ऐसे फैसले हैं जो अनलॉक 1 में शुरू करेगी, जैसे इंटर स्टेट आवागमन है। अगर इंटर स्टेट आने जाने को लेकर बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली होगी, क्योंकि गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर्स लगे हुए हैं दिल्ली से, और वहां दिल्ली में जिस तरीके से केसेस हैं वो यूपी ना आए, इसको लेकर के सरकार के लिए एक वो बहुत बड़ा फैसला होगा कि आखिर उसको किस तरीके से मैनेज करना है। साथ ही धार्मिक संस्थान खुले हैं तो यहाँ पे मंदिरों, मस्जिदों या अन्य धार्मिक संस्थानों में किस तरह से भीड़ को काबू में रखा जाए, इन संस्थानों को कैसे खोला जाए, इसको लेकर के भी सरकार फिलहाल धर्मगुरुओं से बात करेगी ताकि एक सहमति बन सके। और 8 तारीख से जब ये फैसले हों तो कई ऐसी चीजें हैं जो यूपी सरकार को फिलहाल अपनी एक गाइडलाइन बनानी है कि यहाँ यूपी में रहने वाले जो लोग हैं उनको फॉलो करवाना हो। तो तस्वीर कुछ अलग होगी लॉकडाउन 4 से अनलॉक 1 में। देखना होगा कल मुख्यमंत्री की पीसी में क्या निकल कर आता है। जी चलिए जरा बिहार का रुख कर लेते हैं, पटना से प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, बिहार में क्या कुछ बदलने जा रहा है अनलॉक 1 में?
अखिलेश, अभी औपचारिक तौर पर तो घोषणा कल शाम तक हो सकती है कि क्या गाइडलाइंस आएंगे, लेकिन जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रुख रहा है शुरू से ही, और बिहार की जो अभी खजाने की स्थिति है बहुत ही खराब है, दयनीय है। आज ही सुशील मोदी ने ऐलान किया है कि उन्होंने मांग की है वित्त मंत्री से कि जो 66 योजनाएं हैं सरकारी, जिसमें कि बिहार और केंद्र दोनों का राज्यांश होता है, उसे पूरी तरह से केंद्र सरकार वहन करे उसके खर्च को। दूसरी तरफ ये भी है कि जो अप्रवासी बिहारी लौट करके आए हैं बिहार, उनको संक्रमण से बचाना है, इसलिए उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। तो कल तक आखिरी खेप आएगी जो जिसमें कि बहुत ज्यादा प्रवासी होंगे, तो उन्हें जो क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है, कैंप्स में रखा जा रहा है, तो उनका भी खर्च बहुत ज्यादा है। और जो बिहार में सबसे बड़ी चुनौती वो ये आने वाली है कि जो बेरोजगारी हुई है उसमें रोजगार की व्यवस्था करना। तो जाहिर है कि कुल मिलाकर के बिहार सरकार इन सबको मद्देनजर रखते हुए फैसले ले लेगी। चलिए हम अपने बाकी सहयोगियों का रुख करें, उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में 20 नए कंटेनमेंट जोन यहां पर बनाए गए हैं। तो दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या 122 हो चुकी है और पिछले सिर्फ 24 घंटे में, एक दिन में आप देखिए किस तरीके से यह संख्या बढ़ गई है। 20 नए बन गए हैं अब कंटेनमेंट जोन। पिछले 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं। नीरज पांडे के पास आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, क्या इस बारे में भी कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, 20 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। क्योंकि आज सुबह तक 102 थे। अभी माना जा रहा है क्योंकि आज 1100 से के आसपास नए मरीज सामने आए हैं दिल्ली में। इसके बाद से 20 नए कंटेनमेंट जोन गठित किए गए हैं, बनाए गए हैं और अब इनकी जो संख्या है वो करीब 122 हो गए। दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज जब लॉकडाउन 5 या ये कहें कि अनलॉक 1 जब जारी हुआ तो उस समय दिल्ली के लिए बहुत हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जब बयान दे रहे थे तो उन्होंने भी चिंता व्यक्त की कि दिल्ली में की हालत जो चिंताजनक है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी और हमें चिंता नहीं व्यक्त करनी। तो निश्चित रूप में दिल्ली के लिए थोड़ी परेशानी है। 20 नए कंटेनमेंट जोन बने, अब तक 102 थे, 20 और बढ़ गए, 122 हो गए हैं। 1100 से ज्यादा जो कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज हैं वो आज सामने आए हैं। तो ये एक निश्चित रूप में दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। चलिए इस पर हम आगे भी बात करेंगे। अब जरा मध्य प्रदेश का हम रुख कर लेते हैं। भोपाल से हमारे साथ ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, आज जब अनलॉक 1 की गाइडलाइंस आई या उसका ऐलान हुआ, उससे पहले ही शिवराज सिंह चौहान सरकार ने वहां पर लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। तो इसे हम कैसे जोड़कर देख सकते हैं? सरकार वहां पर क्या करने जा रही है आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में? अखिलेश, कुल मिला के एक उलझन वाली स्थिति है मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए, क्योंकि हुआ यह है कि लॉकडाउन अनलॉक 1 के ऐलान के पहले मुख्यमंत्री का एक वीडियो रिलीज हो गया जो किसी मीटिंग का था, जिसमें वो कह रहा है कि हम अनलॉक 5 15 जून तक करेंगे। तो लोगों को लगा कि ये 15 जून तक अनलॉक फिर बढ़ जाएगा। हालांकि वो उनका औपचारिक बयान या अधिकृत बयान नहीं था, कि मीटिंग का एक छोटा सा पार्ट था। मगर इस दरमियान ये जो अनलॉक की बात शुरू हुई तो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी कहा है कि वो कल शाम को यानी 31 तारीख को शाम को 8 बजे दूरदर्शन के माध्यम से अपनी जो गाइडलाइंस हैं वो प्रदेश के नागरिकों के लिए जारी करेंगे। यानी क्या कुछ बदलने वाला है अनलॉक में, वो कल शाम तक 8 बजे तक का लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। मगर ये जो अनलॉक शब्द आया उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी यही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक सुझाव दिया था केंद्र सरकार को कि ये लॉकडाउन जो चल रहा है, लॉकडाउन 5 आप जो करने वाले हैं, इसको लेकर लोगों में बड़ी खींच और एक नेगेटिविटी आती है, तो इसका नाम बदला जाए। तो हो सकता है इसी के चलते अनलॉक की बात सामने आई हो। मगर मध्य प्रदेश में क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं, हालांकि मैं एक बता दूं कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 3 और 4 के बीच में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। जिंदगी थोड़ी बहुत ढर्रे पे अब आने लगी है, बाजार खुलने लगे हैं, लोग निकलने लगे हैं। इसलिए बड़ी चुनौती है कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। और अब जो कब क्या होने वाला है ये कल, उसके लिए कल शाम 8 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब मुख्यमंत्री दूरदर्शन यहाँ जो पे आके अपना बिल्कुल। और देखिए बताएंगे कि क्या नई गाइडलाइंस। देखिए एक बड़ी तस्वीर यही नजर आ रही है कि सरकारें भी करीब अब ये मान चुकी हैं कि हमें कोरोना के साथ ही जीना है, तो हमें कैसे अनुशासित होकर अब आगे बढ़ना है रोजमर्रा की जिंदगी में, उस तरफ कोशिशें की जा रही हैं। मनीष शर्मा के पास हम आपको जरा लिए चलते हैं। जयपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, राजस्थान में क्या अनलॉक होने जा रहा है?
जी अखिलेश, राजस्थान में 1 जून यानी सोमवार से बहुत कुछ बदलने वाला है। खासतौर पर जितने भी किले, हवेलियां, महल और पर्यटन स्थल हैं वो खोल दिए जाएंगे। 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक इन पर्यटन स्थलों को खोलेगा, जिसमें विश्व प्रसिद्ध आमेर का किला भी होगा। और इससे भी बड़ी बात अखिलेश जो मैं बताना चाहूंगा कि जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है, और अब जब धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत मिली है तो निश्चित तौर पर छोटे बड़े मंदिरों में भक्तों की जो भीड़ लगने वाली है उसे नियोजित करना सबसे बड़ी चुनौती समस्त जिला प्रशासन की होगी। इस बीच कई दिनों से, कई महीनों से जो बच्चे अपने इम्तिहान का इंतजार कर रहे थे, राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। 18 से 30 जून के बीच में ये परीक्षाएं होंगी। और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह साफ कर दिया है कि सब कुछ कोरोना से रहते यानी कोरोना के साथ रहकर हमें अपना जीवन यापन करना सीखना होगा। और उसी के मद्देनजर अशोक गहलोत इस वक्त भी कोर कमेटी की मीटिंग ले रहे हैं और बहुत उम्मीद है कि कल राजस्थान सरकार इन तमाम गाइडलाइंस की रोशनी में अपनी ओर से तमाम नियम कायदों को जनता के लिए जारी करेगी। जी चलिए, आप तमाम संवाददाताओं के पास में दोबारा लौटूं, उससे पहले दर्शकों को जरा एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। दरअसल अभी भी ऐसी कई चीजें हैं जो बंद रहेंगी। केंद्र ने ऐसी 10 बातें अपनी गाइडलाइन में कही हैं जिनका पालन आपको आगे भी करते रहना होगा। सरकार ने भले ही अब फिर से जीवन की चाबी खोल दी है, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिनका पालन आपको लंबे समय तक करना होगा। अगर आपको लग रहा है कि लॉकडाउन खुलने का मतलब सब कुछ पहले जैसा हो गया है, तो ऐसा नहीं है। सरकार ने नेशनल गाइडलाइन जारी करते हुए 10 बातों पर खास ध्यान दिया है। चेहरे पर मास्क लगाना अभी भी जरूरी रहेगा। जब भी आप यात्रा कर रहे हो या फिर ऑफिस जा रहे हो तो आपको मास्क लगाकर रखना जरूरी है। आप कहीं भी मास्क उतार कर नहीं जा सकते। सभी लोगों को अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को 2 गज की दूरी यानी कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। इस नियम का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। दुकानों को भी हिदायत दी गई है कि 5 लोग से ज्यादा कहीं जमा ना हो। अभी भी बड़ी सभाओं पर पाबंदी जारी रहेगी, यानी कि शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा किसी के अंतिम संस्कार या जनाजे में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। सार्वजनिक स्थानों पर आप थूक नहीं सकते। अगर आप थूकते हैं तो आपके ऊपर स्थानीय कानून के मुताबिक जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, खैनी आदि पर पाबंदी लगी रहेगी। इन सब का सेवन आप सार्वजनिक जगह पर नहीं कर सकते। दफ्तरों के लिए 5 गाइडलाइन सरकार ने अलग से दी है। दफ्तरों को कहा गया है कि जितना संभव हो सके वर्क फ्रॉम होम की नीति लागू रखें। जिनका दफ्तर आना जरूरी न हो उन्हें घर से ही काम करने की इजाजत दी जाए। दफ्तर, दुकानें, फैक्ट्रियों से कहा गया है कि वो सभी कर्मचारियों को एक साथ न बुलाएं, अलग अलग शिफ्ट में बुलाएं ताकि एक समय में ज्यादा भीड़ ना हो। दफ्तरों में आते और जाते थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी है। इससे किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। ऑफिस, फैक्ट्रियों और अपने काम के स्थल को सैनिटाइज कराते रहना जरूरी है। दरवाजों के हैंडल जैसी चीजें हर शिफ्ट के बीच में सैनिटाइज होती रहनी चाहिए। हर दफ्तर में बॉस को कहा गया है कि वो अपने कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे। शिफ्ट के समय में गैप हो और लंच ब्रेक में सब एक साथ न जाएं और दूर दूर बैठे। इन सभी गाइडलाइन से साफ है कि लॉकडाउन भले ही खुल रहा हो, लेकिन कुछ नियम आपको लंबे समय तक मानने होंगे। अगर ऐसा करेंगे तभी हम कोरोना से जंग जीत सकेंगे। और देखिए, लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ हम बढ़ चले हैं, लेकिन सवाल अभी भी कई ऐसे हैं जो अनलॉक नहीं हो पाए हैं। हम आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगियों के पास, और नीरज पांडे मैं आपके पास पहले आना चाहूंगा। दिल्ली के संदर्भ में बात की जाए तो यहां अब लोग दफ्तर आने जाने लगे हैं, बाकी चीजें भी शुरू हो गई हैं, लेकिन अगर मेट्रो की शुरुआत नहीं हो पा रही है तो फिर लोग कैसे आएंगे जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह तक? लोगों का आना जाना थोड़ा अभी भी मुश्किल है। क्या इस दिशा में कुछ सरकार सोच रही है?
देखिए, दिल्ली सरकार ने बसें ऑलरेडी शुरू कर दी हैं। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग से के साथ लोगों को ले जाने और आने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऑटो शुरू हो गए हैं, टैक्सी शुरू हो गई हैं, कैब शुरू हो गई हैं, आपके पर्सनल व्हीकल्स शुरू कर दिए गए हैं। तो एक तो बात है, केवल अभी मेट्रो नहीं शुरू हुई, बाकी जो चीज़ें हैं जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट की ऑलमोस्ट सब लगभग शुरू हो चुकी हैं। मेट्रो न चालू करने के पीछे एक कारण ये माना जा रहा है कि एक दिन में मेट्रो में करीब 20 लाख से ज़्यादा यात्री एक दिन में सफ़र करते हैं। और जब भी मेट्रो चलता है, आप देखे होंगे, आप खुद मेट्रो में सफ़र किए होंगे कि मेट्रो स्टेशन से लेके मेट्रो में चढ़ने और उतरने के दौरान और मेट्रो के अंदर भी एक एक डिब्बे में भारी संख्या में लोग चढ़ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर तक चढ़े रहते हैं। काफ़ी भीड़ होती है। ऐसे में कोरोना का अगर एक भी पेशेंट किसी एक डिब्बे में चला गया तो उससे स्प्रेड करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए सरकार ने मेट्रो की जो शुरुआत करने का निर्णय लिया है वो तीसरे चरण में, वो भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एक नई केंद्र सरकार की तरफ से एक एसओपी आएगी, उसके आधार पर राज्य सरकार को फैसला लेना होगा। तो मेट्रो ना चालू करने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण छोटे में जवाब दीजिएगा फिलहाल नीरज छोटे में जवाब दीजिएगा कि राज्य सरकार यहां चाहती है कि मेट्रो चले, अरविंद केजरीवाल सरकार, केंद्र से अनुमति नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, केंद्र से अनुमति इसलिए नहीं मिल पा रही, केंद्र सरकार का असेसमेंट है कि अभी मेट्रो न चला जाए। राज्य सरकार इसलिए चाहती है कि रेवेन्यू का भी एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। वैसे दिल्ली सरकार चाहती थी, उसने तैयारी भी की थी, डीएमआरसी से बात भी की थी, डीएमआरसी ने बाकायदा साफ सफाई और तमाम चीजें की थी। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार का मानना यह है कि मेट्रो अगर चालू होती है तो कोरोना के बढ़ने का खतरा और बढ़ जाएगा, इसलिए केंद्र सरकार नहीं चाहती कि मेट्रो लागू हो। और आज की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार राज्य सरकारों को केंद्र की गाइडलाइन मानना आवश्यक है। हम जरा बिहार का रुख कर लेते हैं। पटना से प्रकाश कुमार भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से यह तो कह दिया गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों को आने जाने के लिए पास की जरूरत नहीं है, लेकिन अलग अलग राज्य सरकारें चाहें तो इस बाबत फैसले ले सकती हैं। बिहार में क्या स्थिति आपको नजर आ रही है जो लोग दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उनके लिए? बिहार में एक अलग तरीके का संकट है और वो ये है कि अप्रवासी बिहारियों की संख्या जो है उसमें मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। जो अब तक कुल आंकड़े आए हैं पॉजिटिव मरीजों की 3500 से ज्यादा है, जिनमें से 2400, आप नोट कीजिए, 2400 अप्रवासी मजदूर जो बाहर के राज्यों से आए हैं वो कोरोना से पॉजिटिव है। तो जाहिर है कि अभी जो स्थिति चल रही है उसमें सबसे बड़ा खतरा जो उभर कर सामने आया है वो इनसे निपटना है कि इनमें कहीं से कम्युनिटी स्प्रेडिंग ना हो। तो बिहार सरकार के पास ये चुनौती है। दूसरी तरफ कि जो सलाह और सुझाव दिए गए थे उसमें साफ तौर पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो बात हुई थी कि बाहर के राज्यों से अब नहीं चलाया जाए, अभी फिलहाल अंतर्राज्यीय बसों को ये इजाजत नहीं दी जाए कि पटना या दूसरे शहरों में आए। तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो आई हैं वो कल तक आएंगी और वो आखिरी होगा, तो 15 दिन तक उन्हें क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। तो अभी जो फिलहाल है राज्य सरकार इसके पक्ष में नहीं है। चलिए, समय नहीं है रणबीर, बिल्कुल छोटा सा जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में बसों के परिचालन को लेकर या फिर जो सार्वजनिक परिवहन के साधन है उनके परिचालन को लेकर अभी क्या स्थिति है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या संकेत हैं? देखिए, जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि अपने अपने शहरों में वो अपने जरूरत के हिसाब से बसेस चला सकें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला सकें, लेकिन अब अनलॉक 1 में किस तरह की तस्वीर होगी ये कल होने वाली बैठक में सामने आएगा, जब सरकार ये तय करेगी कि अंतर्राज्यीय बसों को और राज्य के अंदर चलने वाली बसेज या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किस तरीके से चलाना है ताकि पब्लिक की भीड़ भी ना हो और लोगों को सहूलियत भी हो जाए। तो कल इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। ठीक है, अब जरा भोपाल भी चल लेते हैं। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, एक सवाल मध्य प्रदेश को लेकर यह है जो आपने कहा कि थोड़ी देर पहले भी अपने जवाब में आप कह रहे थे कि वहां के मुख्यमंत्री का एक वीडियो आ गया, इस वजह से थोड़ी कुछ दुविधा हो गई थी। क्या यह माना जाए कि वहां अभी भी बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर उसका खामियाजा आखिरकार जनता को भुगतना होगा। इस बयान से मुख्यमंत्री का जो वीडियो आया था उससे ये तो समझ में आ गया कि सरकार लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ाना चाहती थी, मगर अब चूंकि केंद्र की अनलॉक की गाइडलाइन आ गई है तो इसके हिसाब से फिर राज्य सरकार तैयारी कर रही है कि किस तरीके से लॉकडाउन को अनलॉक किया जाए। तो उसकी तैयारी हो रही है और मुझे लगता है कल रात में 8 बजे तक मुख्यमंत्री इसका ऐलान कर देंगे, जिसके बाद फिर सब कुछ विधिवत हो जाएगा। मगर मैं बता दूं कि पिछले अनलॉक 3 अनलॉक 4 के बीच में बहुत बड़ा फर्क आ गया है, मगर एक बड़ी चिंता सरकार की है कि जो लोकल कन्वेंस है उस पर अब तक कुछ तय
तय नहीं हो पा रहा है। गाड़ियां तो आ रही हैं, ट्रेन आ रही है, मगर लोकल कन्वेंस में लोग कैसे जाएंगे इसकी बात नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के अंतर्राज्यीय जो जिले हैं वहां भी बसेस चलानी चाह रही हैं, मगर बस वाले बस चलाना नहीं चाह रहे हैं। तो सबको लेकर बहुत कुछ उलझन बनी हुई है और ये उलझन कल शाम को 8 बजे तक ही साफ हो पाएगी, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस नए लॉकडाउन के प्रकाश में मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए अपनी गाइडलाइंस जारी करेंगे। अखिलेश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी जो दुविधा की स्थिति है वो तभी दूर हो पाएगी जब सभी राज्य सरकारें भी अपनी अपनी गाइडलाइंस लेकर आ जाएंगी, और ऐसा माना जा रहा है कि कल शाम तक हो सकता है कि थोड़ी सी स्थिति और ज्यादा साफ हो जाए। और इस बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। अनलॉक 1 पर गुजरात सरकार का यह फैसला है कि दफ्तरों और दुकानों के समय को बढ़ाकर सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक यानी शाम 7 बजे तक करने की अनुमति दी गई है। सभी शहरों में सिटी बस और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें चलाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा दोपहिया वाहनों पर 2 लोगों को अनुमति दी गई है। सोमवार से राज्य के सभी सरकारी दफ्तर शुरू किए जाएंगे। 1 जून यानी परसों से ये नियम लागू होंगे। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं रौनक पटेल के पास। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रौनक, तो कुल मिलाकर अनलॉक 1 में गुजरात में बहुत कुछ वाकई में बदलने वाला है। गुजरात पहले से, खास करके गुजरात की सरकार पहले से तय करके बैठी थी, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की अनुमति या तो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का। रौनक, कुछ दिक्कत आ गई है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि हम आपसे बात कर पाएं। दरअसल देखिए क्या क्या प्रमुख बातें हैं। दोपहिया वाहनों पर 2 लोगों को बैठने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा अनलॉक 1 पर गुजरात सरकार ने कुछ बड़े जो फैसले लिए हैं वो आपको बताएं। दुकान और दफ्तर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक अब खुलेंगे। सभी शहरों में बसों को चलाने की अनुमति दी गई है, यानी एक सार्वजनिक परिवहन में आप देखिए अगर बसें चल पड़ेंगी इस तरीके से तो लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। जो लोग अब काम पर जाने लगे हैं, तो अनलॉक 1 पर गुजरात सरकार के ये बड़े फैसले। और अहम बात यह भी है कि दुकान और दफ्तर सुबह 7 से शाम 7 तक अब खुले रहेंगे। आइए हम रौनक पटेल के पास चलते हैं। रौनक, जरा विस्तार से बताइए क्या क्या और फैसले लिए गए। अखिलेश, सरकार इंतजार कर रही थी राज्य सरकार, और जैसे ही केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आई, गुजरात सरकार की एक मीटिंग हुई जिसमें तय किया गया और सभी फैसले घोषित किए गए। क्योंकि गुजरात में पहले कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 8 बजे से 4 बजे तक ही दुकानें खोलने का आदेश था या तो अनुमति थी, उसकी अवधि बढ़ाकर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर दी गई। यानी कि सरकार पहले से चाहती थी उद्योग धंधा व्यापार आगे बढ़े, उसको अमली कर दिया गया। साथ में जो एसटी सेवा है जो अहमदाबाद और सूरत में बंद थी उसको अनुमति दे दी गई। इतना ही नहीं, पहले जो एसटी थी सिर्फ जोन में चलती थी, यानी कि सौराष्ट्र की बस सौराष्ट्र में ही चलती थी, उत्तर गुजरात की उत्तर गुजरात में ही चलती थी। लेकिन अब एसटी पूरे गुजरात में घूम पाएगी। साथ में 2 पहिया जो व्हीकल थे उसके ऊपर एक सवारी को ही अनुमति थी। कहा जाता था कि संक्रमण ज्यादा बढ़ता है, लेकिन सरकार ने उसको भी छूट दे दी है। इतना ही नहीं, साथ में सरकारी जितने भी दफ्तर हैं वो सोमवार से गुजरात में खुल जाएंगे। वो भी जो लिमिटेशन है उनके स्टाफ की उसके साथ, लेकिन एक भी दफ्तर अब बंद नहीं होगा। यानी कि गुजरात पूरी स्पीड पे वाइब्रेंट करना सरकार चाहती है, आर्थिक तौर पे वाइब्रेंट करना चाहती है। उसके दिशा निर्देश दे दिए गए हैं जो सोमवार से अमली होंगे। रौनक, ये जो बसें चलेंगी क्या राज्य के अंदर ही चलेंगी या अंतर्राज्यीय बसों का परिचालन भी शुरू कर रही है सरकार, गुजरात सरकार? क्योंकि देखिए उसके लिए सीधा सा है कि आस पड़ोस के जितने भी स्टेट हैं उनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद वो निर्णय लिया जाएगा। लेकिन गुजरात सरकार इस बात को लेकर पहले दिन से साफ है कि पास पड़ोस के राज्य जो अलाउ करते हैं और हाँ बोलते हैं, तो सरकार चाहती है कि पास पड़ोस के राज्यों में भी एसटी शुरू हो जाए, पास पड़ोस के राज्यों की भी एसटी आ जाए। लेकिन फिलहाल उसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो है पड़ोस के राज्यों के ऊपर निर्भर है। सरकार इंतजार करे आस पड़ोस के जो राज्य है उनके साथ चर्चा हो जाए, उनकी अनुमति मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम संवाददाताओं का हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। अब जरा हम बता दें अपने दर्शकों को एक बार फिर से कि लॉकडाउन 4 से जो हम अनलॉक 1 में जा रहे हैं तो क्या क्या बदल रहा है। ये देखिए क्या हो रहा है। फेज 1 की बात की जाए, 8 जून से धार्मिक स्थल खुलेंगे। इसके अलावा होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल भी खुल जाएंगे। फेज 2 की अगर बात की जाए 2 जुलाई से, तो आप देखिए स्कूल कॉलेज को अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा 2 प्रमुख बातें, कोचिंग संस्थान और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खुलेंगे। लेकिन फेज 3 की ना तो अभी तारीख तय है और क्या क्या होगा यह भी तय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो सकती हैं, मेट्रो थिएटर भी शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा जिम और स्विमिंग पूल को भी इजाजत दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल कुछ भी फाइनल नहीं है, तय नहीं है। आगे सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। क्या खुला क्या बंद वो देखिए। 8 जून से धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, 8 जून से होटल खुल जाएंगे, 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे 8 जून से।
लेकिन जुलाई से स्कूल कॉलेज खुलेंगे, फिलहाल बंद हैं। फेज 3 में मेट्रो थिएटर को अनुमति दी जा सकती है। फेज 3 में ही जिम और स्विमिंग पूल को भी इजाजत दी जा सकती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर भी कहा जा रहा है कि फेज 3 में इसकी अनुमति दी जा सकती है। तो एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन इस खबर से जुड़ी हर जानकारी, हर अपडेट आगे भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।